तो नमस्ते सभी को। तो पिछले सेशन में हमने सेकंड अधिकरण जो दूसरा अधिकरण है वो शुरू किया था, जिसका नाम है अध्यक्ष प्रचार। तो इसमें सारे जो राजा के अपने राज्य के प्रति जो सारे काम है, जो सारे कर्तव्य हैं, जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, वो सारा उसके बारे में हम जानेंगे। क्या की टर्म्स यूज होते थे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता था, टैक्सेस, रेवेन्यू सिस्टम, ट्रेजरी, इस सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है। तो जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया था वो ऐसे ना ओवरऑल फ्रेमवर्क जैसे था, जिसमें बताया गया था कि एक तो राज्य कैसे स्थापित करे, तो कितने लोग होने चाहिए एक गांव में, कितने गांव के पीछे एक ऑफिस होनी चाहिए, उन गांव और बड़ी ऑफिस किस तरीके से होनी चाहिए, ये हमने देखा था। फिर लैंड ओनरशिप के बारे में हमने देखा था कि जो सारी भूमि है वो राजा के अधीन है और वो लोगों को कृषि काम या और किसी काम के लिए वो भूमि देता है। वो ब्राह्मणों को गुरुकुल यज्ञ वगैरह करने के लिए भी जमीन देते हैं। जो जमीन ब्राह्मणों को, ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मणों को जो जमीन दी गई है, वो भूमि जो है वो कैसी है, वो हेरिडिटरी है, वो उनके बच्चों को भी पास होगी। परंतु बाकी सारी भूमि जो है, जो कृषि के लिए है, ब्रज के लिए है, पास्चर्स के लिए वगैरह, ये सारी जो भूमि है, ये केवल एक पुरुषनीय, जो हमने देखा था कि केवल एक वो जो इन वन लाइफ स्पैन जिसको वो दी गई है जब भूमि, तभी तक केवल वैलिड है, उसके पश्चात वो वैलिड। तो देन जो उनके हायर्स है, जो उनके परिवार में है, दे कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमको जमीन मिलेगी। दे भी सकते हैं राजा, नहीं भी दे सकते, परंतु वो ऑटोमेटिकली उनकी हो जाती है, ऐसा नहीं। तो वो राजा पे डिपेंड करता है। फिर हमने ये भी देखा कि राजा ने ये कहा है कि जिन्होंने एक्चुअली जो कदाचित अनअरेबल लैंड था उसको अच्छे से कृषि धन धान्य उगाने के लिए अगर उसका अच्छा उपयोग किया है, तो उनसे आप जमीन मत लो। फिर आप केवल लोगों को कृषि करने के लिए जमीन दो, और अगर वो लोग ना करे कृषि का काम, जो फार्मिंग का काम अगर ढंग से ना करे, तो वो उनसे ले लो और जिसको और को चाहिए उसको दे दो, और आपको चाहिए तो आप फाइन भी ले सकते हो, जिन्होंने कहकर नहीं करा काम। फिर उसके अलावा हमने वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के प्रोजेक्ट्स देखे, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, जो सेतु, जो ब्रिजेस वगैरह बनाना था, इरिगेशन का काम था, उसके लिए हमने देखा था कि पब्लिक की राजा जो है वो भूमि देंगे और कुछ रिसोर्सेज देंगे, कुछ द्रव्य देंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देंगे, जो काम है वो जो प्राइवेट पार्टी है उन्होंने करना है। अब उसमें भी अगर प्राइवेट पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखती है, तो सरकार, जो बेसिकली राजा है, वो स्वयं उसका जो लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर का जो लेबर है, उनको लेकर काम करवा सकता है। ये हमने देखा था। फिर राजा ने क्या क्या काम करना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी था वो हमने देखा था कि इरिगेशन है, सेतु बंद है, वन वगैरह रखने के लिए, ये सारा जो काम है विच इज फॉर सोशल गुड, जो पब्लिक गुड जो होता है, पब्लिक सर्विस जो होता है, वो सारा जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का और वेलफेयर का, वो है वो राजा का काम है। इसको हमने ये जो पहला चैप्टर था वो एकदम ऐसे फ्रेमवर्क जैसे था ओवरऑल। अब इन सब का थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी हम जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह। दिस वाज मोर लाइक अ फ्रेमवर्क गिवन कि अच्छा ये सारा राजा का कर्तव्य है, अब इसको कैसे करो, ये हम आगे आगे पढ़ते जाए। तो पिछले चैप्टर में हमारी कुछ हमारे श्लोक रह गए थे, तो हम वहां से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम जाएंगे पेज नंबर 90 पे, 90, पेज नंबर 90। ठीक है। उसका जो लास्ट श्लोक है वहां से करा था। तो उसके पहले हमने ये भी देखा था कि कुछ ये लॉज देखे थे कि जो वानप्रस्थ है, तो ऐसे कोई भी उठ के सन्यासी बन जाए, ये भी परमिसिबल नहीं था। जिस व्यक्ति को सन्यास लेना हो, उसने ये देखना चाहिए कि उनके जो पत्नी बच्चे वगैरह हैं, पुत्रदार वगैरह, जो पुत्रदारा जो कहा था कि बीवी बच्चे हैं, उनका सही से ध्यान रखा जा सके, उतनी वो संपत्ति छोड़ के गए हो, उसकी उनकी ध्यान रखने की व्यवस्था करके गए हो, तो ही वो सन्यास जा सकता है। अगर उसके बिना ही सन्यास ले लिया तो उनको पकड़ के आके फाइन करेंगे, उनको पनिशमेंट देंगे। तो उसके अराउंड भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि जो बच्चे जो अनाथ हो गए हो उनका कैसा है। तो जो गांव के मुखिया, जो गांव के वरिष्ठ प्रबुद्ध लोग होंगे, जो वृद्ध लोग होंगे, वो लोग वो अनाथ बच्चे की संपत्ति या इवन मंदिर की जो संपत्ति है वो संभालेंगे। वो बच्चे के एक उम्र तक होने तक
और जो मंदिर है वहां की प्रॉपर्टी, जो सारा ट्रेजर और वो है, वो तो वही लोग संभालेंगे। तो ये हमने पिछली बार देखा। खैर आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 90, श्लोक नंबर इसके हिसाब से 44, ठीक है। परचक्र अटवीग्रस्तम व्याधि दुर्भिक्ष पीड़ितम देश परिहरेद राजा व्यय क्रीड़ाश्च वारयेत। परचक्र अटवीग्रस्त, अटवी मतलब लड़ाई, वॉर, ठीक है। तो वॉर के कारण जो गांव है या जो भी ये जगह है वो एकदम क्या कहते हैं कि उसका तहस नहस हो गया हो, वहां पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया हो, ऐसी जो जगह हो बहुत ज्यादा विनाश जैसा कार्य हो गया हो, वैसी भूमि वैसा गांव, या फिर व्याधि दुर्भिक्ष पीड़ितम, या कुछ वहां पर ये बारिश ना आई हो, ठीक है, बारिश ना आई हो या बहुत बारिश आ गई हो, या फ्लड्स आ गए हो, या दुर्भिक्ष मतलब दुकाळ, जो दुष्काल कहते हैं ना कि बारिश ना आई हो, ऐसी परिस्थिति, या कोई व्याधिग्रस्त हो गया हो, या उसका अर्थ कोई पैंडेमिक जैसा निकल आया हो, तो उन राज्यों से या उन गांवों से आप कर मत वसूल करो, उनको आप कंसेशन दे दो, उनको एग्जेम करो, परिहरे, तो उनको आप कंसेशन दे दो कि वहां से आप टैक्स ना कलेक्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने व्याधिग्रस्त, ठीक है। अच्छा, हमने पिछली बार ये भी देखा था कि जो राजा है उन्होंने कंसेशंस, टैक्स एग्जेम्पशंस ये सब देने चाहिए, बट किस प्रकार के, जो आपका जो कोष है उसका वृद्धि करने वाला हो, कोष का नाश करने वाला हो, ये हमने देखा था। परंतु ये तो बात जो है ये तो आवश्यकता की बात है ना, ये तो सिंपैथी एम्पैथी की बात है कि जहां आपके राज्य में कहीं ऐसी जगह हो जहां पर इतने व्याधिग्रस्त लोग हों, तो उनसे आप उस समय टैक्स मत कलेक्ट करिए, ठीक है। या फिर जो नहीं तो जो आप सब जानते हैं जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर किया था, दुष्काल, फैमिन, दुर्भिक्षा जो हम बात करें, बंगाल फैमिन की जो हम बात करें, इतने फैमिन पड़ने पर भी उन्होंने टैक्स तो कलेक्ट किया, जो खाना वाना होता था वो उठा के सारा लेकर गए, द ग्रेट विंस्टन चर्चिल। क्यों? क्योंकि दे सेड अरे ये भूखे नंगे लोगों को तो आवश्यकता नहीं है खाने की, जो हमारे सैनिक हैं जो वर्ल्ड वॉर में भाग ले रहे हैं उनके लिए खाना आवश्यक है। तो यहाँ से खाना लेकर गए, यहाँ का फैमिन को और ज्यादा एग्रीवेट करा, और कितने सारे मिलियन लोग उसमें मारे गए, जिसके बारे में कभी बात ही नहीं होती। आजकल बातें चलती है बट नोबडी रियली मेक्स इट एन इशू कि भाई इट वाज एक्चुअली अ जेनोसाइड व्हिच ही हैड डन, राइट। राजेश्वरी जी सेइंग इन तंजावुर दे इंक्रीज द टैक्स फ्रॉम 15% टू 56%। आप सोचो ऐसी परिस्थिति में। तो बेसिकली जो एक स्टडी है आप देखिएगा, जिसमें देयर इज एन एस्टिमेट दैट देव डन दैट 46 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ वेल्थ ब्रिटिशर्स ने भारत से 200 साल में लेकर गए, वो लोग हमको खाली कर दिया। किस तरीके से? इस टाइप की टैक्सेशन पॉलिसी से, एकदम स्क्यूड ट्रेड के हिसाब से, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, बनाकर हमको वापस देंगे, अपना जो ट्रेड, अपनी इंडस्ट्री, सबका खात्मा कर दिया। Why? Because they were imperialists, they were colonists, right? They were loyal to the queen, their own land. हमारा तो केवल उनके लिए एक एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड था जो उन्होंने करा। तो आप ये पढ़िएगा, there is a study done by Oxford कि उन्होंने हमें कितना खाली किया है। तो इन अबाउट, अगर हम 13th सेंचुरी देखें ना, तो भारत was about 25% of the world GDP, जो फिर मुगलों के एक टाइम पे थोड़ा सा कम हुआ, it's went down slightly, 3-4 वो कुछ, तो there's a beautiful chart, I forget the name of the economist who's made that chart, but it went down slightly in the 16th century. but जब से ब्रिटिशर्स आते हैं, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तब से लेके इंडिपेंडेंस तक इट्स लाइक ऐसा स्टीप, इट्स जस्ट फॉलन। 200 साल में हम 25% से 0.25% पर भी नहीं रहे, ऐसे उन्होंने हमारा खात्मा कर दिया। एनीवेज, गोइंग अस्ट्रे, बट बेसिकली जहां ऐसी परिस्थिति हो, व्याधिग्रस्त जगह, वहां से राजा ने कर नहीं वसूलनी चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए राजा ने? दंड विष्टि कराबाधैहि रक्षेत उपहतां कृषिम स्तेन व्याल विषग्राहैहि व्याधिभिः पशु व्रजान। दंड विष्टि कराबधैहि रक्षेत उपहतां कृषिम, जो फार्मिंग है, जो फार्मर्स है,
उनकी रक्षा करो। राजा कह रहे हैं कि जो कृषि है उनकी आप रक्षा करो। किससे रक्षा करो? दंड, उन पर बहुत ज्यादा फाइन्स, बहुत ज्यादा टैक्स। इतना नहीं होना चाहिए, इतने उस पर फाइन या पनिशमेंट नहीं लगना चाहिए कि वो कृषि जो है उस बेचारे की ना, हम जो कहते हैं ना, उसकी पीठ ही टूट जाए, वो सस्टेन ही ना कर पाए। दूसरा विष्टि, लेबर इश्यूज। आज भी देखिए, जब से वो जो मनरेगा की स्कीम आई थी, तो वन ऑफ द बिगर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट मनरेगा वाज कि वो लोगों को बिना वजह के काम में लगा देती है, जिसके कारण क्या हो गया, गांव में जहां पर एक्चुअली लेबर की आवश्यकता है, फार्म लेबर, खेतों में काम करने के लिए जो लेबर की आवश्यकता है, वो उपलब्ध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग 100 दिन काम करेंगे, और वो काम क्या होता था कि अच्छा आप कहीं तो पेड़ लगा के आ जाओ, आप जो भी रैंडम चीजें कर दो जहाँ पे आपको गवर्नमेंट सरकार लगा रही है, और आपको 100 दिन का भत्ता वैसे ही मिल गया, फिर आगे आप काम ही क्यों करो, है ना। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगर क्रिटिसिज्म्स अगेंस्ट मनरेगा। बेसिकली यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ऐसे लेबर इश्यूज जो होते हैं, बिकॉज कृषि को लेबर भी तो चाहिए ना, उसके अलावा उसके बिना बजाय वो काम, उसके बिना वो काम कैसे करेंगे। तो ऐसे फाइन से टू ओवर इन्फ्लिक्शन ऑफ टैक्सेस, या दंड कर, तो कर इज बेसिकली टैक्स, है ना, दंड इज फाइन्स, लेबर इश्यूज, इन सबसे कृषि जो फार्मर है उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगेन फार्मर्स कौन है? वो बेसिकली रिसोर्स, धन धान्य आपके लिए उगाते हैं, है ना, आपके खाने पीने की व्यवस्था जो सारी है वो उनके द्वारा ही होती है। तो उनपे इतना कर, इतने फाइन्स, इतने पनिशमेंट्स और ऐसे इश्यूज जिससे उनका नुकसान हो, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली इट मींस कि आपके राज्य का नुकसान हो रहा है। दूसरा, अच्छा, एक बड़ा कार्य, जो एक बड़ा व्यवसाय उस समय जो था, दैट वाज कृषि। द अदर वाज एनिमल हस्बेंड्री, कि आप गाय, जो पशुओं को जो आप रखते हो, है ना, गाय के लिए, उनके चमड़े के लिए, जो भी गाय कह रही हूँ, दूध के लिए, चमड़े के लिए, खाने, सारी व्यवस्था के लिए आप पशुओं को रखते थे, एनिमल हस्बेंड्री जो आप करते थे। तो उसमें भी वो कह रहे हैं स्टेन मतलब चोर। देखिए आज हम वो गाय की चोरी करने वाले लोगों की बात करते हैं, तो बेसिकली गाय को चोरी करके एनिमल स्लॉटर हाउसेस ले जाते हैं, क्योंकि बीफ इज एट अ प्रीमियम। तो साधारण फार्मर, साधारण खेत जो शेतकरी है, किसान है, उनकी गायों को चोर कर लेके जाते हैं, बांग्लादेश वगैरह में जाके बेचते हैं। तो वो चोरी का काम आज का नहीं है, भले तब की चोरी अलग होती थी, कदाचित बीफ के लिए नहीं होती थी, पर तभी भी चोरों का डर तो होता ही था, क्योंकि पशु जो है, पशु इज ऑल्सो अ वेल्थ, दे वर मेजर्ड ऑल्सो इन वेल्थ। पहले तो ऐसे था कि जब भी राजा के दरबार में कोई भी शास्त्रार्थ वगैरह हो या दान देने की बात हो, तो गाय दान दी जाती थी, क्योंकि एक गाय आपके पूरे परिवार का खाना वगैरह सब कुछ निभा लेगी, है ना। दूध एक आपको मिल जाए तो उससे सभी कुछ काम, आपका कितना सारा खाने पीने का काम हो जाएगा, तो आपके घर का पूरा वो जो इल टेक केयर ऑफ द फैमिली इटसेल्फ। तो पशु धन होता था, तो धन जो है, धन तो चोरी होगा, तो उस समय भी चोरों की बात होती है। तो राजा को जो पशु है, पशु और जो पशुओं के मालिक हैं, उनको चोरों से संभालना चाहिए। व्याल मतलब वाइल्ड एनिमल्स। उस समय तो जंगल वगैरह सिटीज के पास होते थे, आज भी है, हम जानते हैं, आज भी कितने सारे गांव हैं जो जंगलों के पास होते हैं। तो वहां पर जो ऐसे पशु, जो जंगल के पशु आकर जो गांव के पशु है, गाय वगैरह है, उनको उठा के ना ले जाए, उनसे भी रक्षा करनी चाहिए। विष, पॉइजन, उससे रक्षा करनी चाहिए। ग्राह मतलब क्रोकोडाइल्स वगैरह, क्योंकि नदियों में वगैरह बहुत, नदी स्ट्रीम जो होती थी, वहां पे ऐसे क्रोकोडाइल्स हो, मगरमच्छ हो, उनसे भी आपको रक्षा करनी चाहिए पशु। फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर वो कहता है आपको वणिक पथ, जो ट्रेड रूट्स है ना, ट्रेड रूट्स में आपको ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ट्रेड रूट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, किन से प्रोटेक्ट करेंगे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं वल्लभ भाई ही, क्यों? क्योंकि वल्लभ उसका इंस्ट्रूमेंटल केस प्लूरल, इसलिए वो वल्लभ भाई हो रहा है। तो वल्लभ भाई मतलब जो राजा के करीबी हो, ठीक है, जो राजा के करीबी हो, और वो अपना ये कि जानता है मैं कौन हूं, ऐसे लोग जो होते हैं, इनसे आपको जो वणिक पथ है, ट्रेड रूट्स है, नहीं तो क्या होगा, अरे मैं तो राजा का खास हूँ, मैं जाके लोगों से वसूली करूंगा, जो होता है ना, आज भी वसूली करते हैं, जो कितने सारे पार्टी के लोग वगैरह होते हैं, वो जो स्पेशली जो ये सब्जी वाले वगैरह वगैरह होते हैं, सारे उनसे वसूली करते हैं।
तो जो राजा के करीब है वो जाके ऐसे वसूली कर सकते हैं, इसलिए जो ट्रेड रूट्स है उनको ऐसे राजा के करीबी लोगों से दूर रखना चाहिए। और किससे? कार्मिक ही, जो बाकी ऑफिसर्स वगैरह हैं जो ऐसा कुछ कर सके, लोगों को परेशान कर सके, काम करने वाले जो लोग हैं, बेसिकली वर्कर्स हैं, उनसे। स्तेन, स्तेन मतलब वापस जो चोर है। अंतपाले ही, सिक्योरिटी वाले, है ना। पुलिस, वैसे तो आपको सिक्योरिटी वाले चाहिए, परंतु हम जानते हैं पुलिस भी क्या करते हैं, इफ दे आर करप्ट, वो लोग जानबूझ के आपको परेशान करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है ना कि आप तो ट्रेड रूट पर हो, तो कुछ ना कुछ आपके पास माल सामान होगा, कुछ ना कुछ संपत्ति होगी, तो उनसे भी आपको वाणिज्य पथों की रक्षा करनी चाहिए। बेसिकली यू हैव टू एंश्योर कि ये सारे जो आपके लोग हैं वो जो 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 ट्रेड कर रहे हैं उनको परेशान ना करें। और किससे? अंतपाले ही पीड़ितम शोधयेत, शोधयेत मतलब उनसे साफ रखो। और पशु संघ ही, पशु संघ ही मतलब वो जो ट्रेड रूट है वहां पे बहुत ज्यादा पशु भी बार बार आना जाए, है ना, क्योंकि अगर, और वो कोई भी किस्म के पशु, आज भी हम देखते हैं कि कितनी सारी अहमदाबाद वगैरह में, गुजरात में तो बहुत देखने मिलता है, रास्ते पर एकदम स्कूटर्स भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, और साथ में अपनी गाय माताएं भी चल रही है। तो ये आज भी है, वो तब भी होता होगा, तब तो और भी, क्योंकि जंगलों के इतना पास हुआ करता था, सब जंगल आसपास होते थे, तो वाइल्ड एनिमल्स का भी, जो व्याल है उनका भी डर रहा होगा। तो इन सारे चीजों से आपको वणिक पद की रक्षा करनी चाहिए। एंड आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस समय भी वो ये जो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रक्षा, ये जो अंतपाल, जो फ्रंटियर्स को गार्ड करने वाले जो लोग हैं, और जो राजा के करीबी लोग हैं, उनसे वो बचने की कह रहा है। मतलब यू नो, ऑल सेड एंड डन, कुछ कुछ चीजें, द मोर द चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। मतलब उस समय भी ऐसे लोग होंगे ना जो इस तरीके का, जानते हैं मेरा बाप कौन है टाइप्स बिहेवियर होता होगा। So the human psychology, the human mind remains the same. The human behavior also remains the same. कहीं पर भी आप जाओ, and this is true across geographies. तो कुछ कुछ चीजें तो रहती है। खैर, फिर और आगे लास्ट, इस अध्याय का लास्ट श्लोक, एवं द्रव्य द्वीप वनम सेतु बंधम अथा करान रक्षेत पूर्वकृतान राजा नवांश अभी प्रवर्तयेत। तो इस तरीके से जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, जो वन है, द्रव्य वन, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के वन है, जो रिसोर्सेस के वन है, इन सबको जो पहले से है, जो एग्जिस्टिंग है, उनको, उनकी तो राजा ने रक्षा करनी चाहिए, और नए भी शुरू करने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एड विद दिस, इट इज वेरी क्लियर, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। ओके, तो इससे अपना पहला अध्याय खत्म होता है। बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट वन, एनी थॉट्स? अच्छा, रोहित कह रहे हैं रामायण, इन रामायण ऑल्सो बिफोर लिविंग फॉर वनवास मेक्स 14 years। हाँ, तो रामायण में ये बहुत ही सुंदर है, राम जब वनवास पे जाते हैं तो ही वांट्स टू एंश्योर ना कि उनके इतने सारे जो सेवक, जो एम्प्लॉइज उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा 14 वर्ष में? या तो वो भारत पे डिपेंडेंट हो, या तो वो निकल जाए, उनको कोई वो बेसिकली उनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाए, है ना। तो क्या करो? तो उन सबकी उन्होंने 14 वर्ष के लिए उनको उन्होंने एडवांस में एम्प्लॉय पेमेंट दी थी, सैलरीज उनको एडवांस में दे दी थी, और उनसे कहा था आप कहीं जाना मत, आप यहाँ रह के आप मेरा जो महल है, आप मेरे और लक्ष्मण का जो महल है उसकी रक्षा करिएगा, उसका ध्यान रखिएगा, और जैसे आप पहले करते थे वैसे ही आप करिए। तो उनको 14 वर्ष की सैलरी देती, बिकॉज भरत पे तो छोड़ा नहीं जा सकता था ना, वो करे ना करे, भरत का कर्तव्य नहीं है इनके एम्प्लॉइज का ध्यान रखना, ये उनका स्वयं का है। तो ही एक्चुअली मैनेजेस, ही एक्चुअली एंश्योर्स कि अपने एम्प्लॉइज को प्री पेमेंट देकर जाए, ताकि 14 वर्ष तक उनको दिक्कत ना आए। तो हाँ, गुड पॉइंट, थैंक्स फॉर एडिंग दैट इन। ओके, तो हम अगला शुरू करें। एनी अदर थॉट्स, कमेंट्स? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा अध्याय जो है ना, तो पहला तो क्या था? पहला लैंड ओनरशिप के बारे में था। कैसा लैंड? कृषि का लैंड, जो बेसिकली आप टिल कर सको, जो उपजाऊ लैंड है ना, जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है जिसपे आप खेती कर सको। अब सारी भूमि तो ऐसी नहीं होगी, कोई भूमि ऐसी होगी जो इतनी उपजाऊ ना हो, तो इस भूमि को भी तो आपको काम में लाना है, तो इस भूमि को आप कैसे काम में लाओगे?
तो ये जो दूसरा अध्याय है वो उस पर है कि भूमि भूमि छिद्र छिद्र विधान, कि ऐसी भूमि जो हो जो अरेबल इतनी ना हो, उसका आप क्या करो। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं, ये मैं सारा पढ़ूंगी नहीं, आई विल जस्ट टेल यू इसमें क्या क्या है, बिकॉज इतना डिटेल में जाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। कि ऐसी भूमि जो हो जो बहुत ज्यादा उपजाऊ ना हो, उसको भी आप काम में ला सकते हो। तो आप उसको काम में कैसे ला सकते हो? तो सबसे पहली बात तो उस पे आप ब्रज भूमि आप तैयार कर सकते हो। ब्रज भूमि मतलब क्या? हम कहते हैं ना ब्रिज भूमि। आपको पता है कृष्ण जी का जो जन्म हुआ है मथुरा, और मथुरा के जो वृंदावन को कहते हैं ब्रज। उसे ब्रज क्यों कहते हैं? दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम, ब्रज। वहां कैसे लोग थे? ग्वाले, है ना। ग्वालों के पास क्या होती थी? गाय पशु सारे होते थे, गाय जैसे पशु। उनका क्या होता था? उनको चरने के लिए जमीन चाहिए, है ना। तो चरने वाली जो जमीन है, जो ग्रेजिंग लैंड्स है, उस भूमि को व्रज कहा जाता है। तो कहते हैं कि जहां पर चाणक्य कह रहे हैं कि जहां पर आपकी उपजाऊ जमीन जहां ना हो, जहां पर आप खेती ना कर पाओ, उस जमीन को आप ऐसे व्रज के काम में लाइए, ग्रेजिंग के काम में, पास्चर लैंड आप वहां कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। एक वो है। दूसरा, जो ब्राह्मण है उनको गुरुकुल बनाना है, उनको उनके यज्ञ के लिए जमीन चाहिए, है ना, यज्ञ की वेदी वगैरह बनाने के लिए, सारे जो करते हैं उसमें भी ये जमीन दे दो। उसमें कुछ खेती करने की तो आवश्यकता नहीं है, श्रब्स वगैरह आप उगा सकते हो, पेड़ वगैरह आप उगा सकते हो। तो ऐसी जमीन आप उन कामों के लिए, यज्ञ भूमि वगैरह काम के लिए भी आप ये जमीन ला सकते हो। फिर और क्या? आप गार्डन्स बनाओ उसका, विहार के लिए आप ऐसे गार्डन्स बनाओ जहाँ पे फल फूल के पेड़ हो, और आपने वहां पर कुछ कुछ प्राणी भी रखे हो। पर ये प्राणी कैसे? ऐसे जो सेफ हो। सेफ कैसे हो? कि उनकी जो दांत और जो उनके नख वगैरह ना, वो निकाले हुए, वैसे निकाले हुए जो प्राणी है वो आप वहां रखो, ताकि वो किसी को परेशान ना करें। बट दे आर देयर, सो दे आर गार्डन जहाँ राजा के विहार के लिए यूज हो सकता है। बाकी वो अतिथि पशु की बात करते हैं। अतिथि पशु कहाँ होते हैं? जू में। तो कहते हैं आप जू की भी जमीन, आप इस ऐसी जमीन को जू के तौर पर भी का उपयोग कर सकते हो, जहां पे बाकी दूर से भी, आप बाहर से भी प्राणी लेकर आए हो, और उनकी प्राणी का संग्रहालय जैसा हो, पर वो वहां रह सके, घूम सके। तो इसके लिए भी आप ये जमीन का प्रयोग कर सकते हो। और क्या? हाँ, और वो कहते हैं कि ऐसी जो जमीन है उसको आप जो द्रव्यवन, उसके पहले जो अभी जो हमने लास्ट श्लोक देखा पिछले चैप्टर में, उसमें द्रव्यवन की बात हुई है। द्रव्यवन मतलब क्या? वन इज फॉरेस्ट, द्रव्य मतलब रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज? जो हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या होता है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लकड़ी तो होती है ना, लकड़ी है, बाम्बू है, गम, लाख, ये सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों का जो फल वगैरह वो तो है ही है ना, नारियल फल, ये सारी चीजें तो है ही। तो इन सबके आप जो आपको इम्पोर्टेंट आपके रिसोर्सेज है, बम्बू वगैरह, तो वो नाम लेके कह रहे हैं, इन सबके आप वन बनाओ, ताकि आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो वहां से आए, क्योंकि वो भी आपकी संपत्ति है ना, जो आपको रेगुलर काम में चाहिए। तो और वहां पर आप जो वो जो वन में रहने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों को भी आप उन कामों में भी आप उनको ही लगाओ, है ना। तो वहां से इट इज नॉट जस्ट द फॉरेस्ट वन, उसको आप, जो हम फैक्ट्री की बात करते हैं उसमें भी आप लगाओ। जो आपको पत्ते वगैरह मिलते हैं उसका आप हैंडीक्राफ्ट तो नहीं, पर वो काम में वो लोग आते थे, है ना, बर्तन वर्तन बनाने भी बनाते हैं वो बार्क्स ऑफ द ट्री से, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उससे। तो वैसे काम में भी आप लगाओ, विच इज बेसिकली आपने उसकी फैक्ट्री भी बना दी है। तो कर्मांत का अर्थ है फैक्ट्री, और कर्मांतकारी, कर्मांत कर मतलब जो वहां काम करने वाले। तो ऐसे भी आप वहां पर डेवलप करो। तो फॉरेस्ट वन करो, फॉरेस्ट वन बोल रहे, रिसोर्स वन, रिसोर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस के लिए आप द्रव्य वन बनाओ वहां पर। और क्या करो? हस्ती वन बनाओ। हस्ती वन का अर्थ, तो हाथी जो होते थे ना, हाथी सेना के लिए बहुत ही उपयुक्त होते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो हाथी है, कितने हाथी हैं, कैसे हाथी है, कितने सक्षम हाथी है, उससे एक राजा का युद्ध में, एक राजा की जीत या हार के बारे में हम बात कर सकते हैं।
उसकी जीत जो है, राजा की जीत युद्ध में अच्छे हाथियों पर निर्भर है, ऐसे कहा जाता है। और उन्होंने, चाणक्य ने लिखा भी है, ठीक है। तो ये हाथियों के लिए आपको वो प्रोक्रिएट करे, है ना, उनको घूमने की जगह वगैरह, तो ऐसे बड़े बड़े आप हस्ती वन बनाओ, जहां पर आप अलग अलग देशों से हाथी लेकर आओ एंड यू लेट देम ग्रो एंड प्रोक्रिएट ओवर देयर। जैसे वो कहते हैं कि कलिंग के जो हाथी है वो भालीक, कलिंग, कलिंग तो यहाँ ओडिशा साइड, भालीक मतलब नॉर्थ साइड, वहां के जो हाथी है वो सबसे उत्तम होते हैं। फिर मध्य कौन से हाथी होते हैं, तो वो करूष या किसी जगह का नाम कहते हैं। सौराष्ट्र के जो हाथी होते हैं वो सबसे, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे इतने उत्तम नहीं होते। पर ये सारे हाथियों की उन्होंने बात करी है, तो आप ये हाथियों को लेकर आएंगे और यहाँ पर हस्ती वन में रखकर उनको पनपने देंगे, ग्रो करने देंगे, है ना। और इन सब के लिए वो कहते हैं यू हैव टू ट्रैक इट ऑल्सो। हमको लगता है ट्रैकिंग आज की बात है, नहीं, वो कहते हैं आपको ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो वन में घूमे, और कितने हाथी है, कौन झुंड में घूम रहा है, कौन अकेले घूम रहा है, कौन ऐसा हाथी है जो अकेला पड़ गया हो या बीमार हो गया हो या जिसे लग गया हो, तो उसको आपका ध्यान, उनका आपको ध्यान भी रखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी नियुक्त कर रहे हो वो हस्ती वन का ध्यान रखने के लिए, हस्तियों का, हाथियों का ध्यान रखने के लिए, और हाथियों के लिए आप वन भी बना रहे हो। फिर इन्हीं हाथियों में से आपको जो लगे कि अच्छा अब ये सेना में आने के लिए तैयार है, प्रशिक्षण के लिए तैयार है, इनको आप लेकर आओगे और उनका प्रशिक्षण भी करोगे, ठीक है। फिर वो कहते हैं क्योंकि हाथी जो है तो क्या हुए, वो तो संपत्ति हुए ना, दे आर इम्पोर्टेंट टू यू फॉर फ्रॉम योर प्रोटेक्शन परस्पेक्टिव, फ्रॉम योर आर्मी परस्पेक्टिव। तो वो कहते हैं कि जो भी हाथियों को मारेगा, हाथियों का अगर वध कोई करता है और वो पकड़ा जाएगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। वेरी क्लियर, आई विल शो यू वेयर इट इज। पेज नंबर 93, 93 पेज पे जो 9वां श्लोक है, हस्ती घातिनम हन्यु, हन्यु मतलब मार दो, पनिश विद किलिंग, पनिश बाय डेथ। किनको? हस्ती घातिनम, जो हस्तियों को मारते हैं। अच्छा, हस्तियों को क्यों मारते हैं लोग? उनके टस्क के लिए, आइवरी के लिए। आज की बात नहीं है, तभी भी होता था। आइवरी इज ऑल्सो रिसोर्स, राइट? आइवरी को तो वेल्थ माना जाता है। पर जो हाथी, तो उसमें आगे वो कहते हैं दंत युगम स्वयं मृतस्य आहरतः सपाद चतुष्पणो लाभ। परंतु अगर हाथी मर गए हो स्वयं से, प्राकृतिक तौर पर अगर हाथी मर गया हो, तो उसकी जो टस्क लेकर आएंगे उनको आप गिफ्ट दो। वो राजा कहेंगे उनको आप गिफ्ट दो, बिकॉज आइवरी वाज अ वेरी प्रेशियस मटेरियल एट दैट पॉइंट इन टाइम। आज भी है, आज भी कितना सारा जो ये होता है हाथियों का, ये एब्डक्शन और उनका मारना वगैरह, अफ्रीका और सब साइड, वो ज्यादातर आइवरी टस्क के लिए होता है। तो कहते हैं कि हाथियों को मारने वाले को मृत्यु दंड ही मिलेगा, क्योंकि हाथी भी आपके रिसोर्स है। फिर और क्या? हाँ, ये तो मैंने कही ना कि हाँ, तो उसके आगे भी वो कहते हैं कि 14 में जो मैं बता रही थी कि हस्ती प्रधानो ही विजयो राज्ञा, राजा का जो विजय है युद्ध में वो हस्ती से डिसाइड होता है कि आपके कितने अच्छे हस्ती है, कितने प्रशिक्षित है, किस क्वालिटी के हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो ऐसी भूमि हो जहां पर कृषि का काम ना कर सके, उनको आप इस सब चीजों में लगा सकते हो। तो दिस इज द सेकंड आंसर। तो वी कैन एंड हियर। तो आगे वो श्लोक नंबर 16-17 में वही जो मैं कह रही थी, कलिंग अंग गजाहा श्रेष्ठ। कलिंग और अंग के जो गज है, जो हाथी है, वो सबसे श्रेष्ठ है। प्राच्याश्चेति करुषजः दशार्णाश्च परान्तश्च द्वीपानां मध्यमा मता। जो आइलैंड से आए हैं, करुष से आए हैं, दशार्ण राज्य से आए हैं, ये सारे जो है ये मध्यम कक्षा के हैं। अच्छा, अब आप जब महाभारत देखोगे ना, तो महाभारत में ये सारे राज्यों के नाम आते हैं। इफ यू सी जो महाभारत अनरावल्ड में भी मैं जो ज्योग्राफी की बात करी है, उसमें आप देखोगे ये सारे राज्यों के नाम आते हैं। दशार्ण जो है वो थोड़ा नीचे आता है हस्तिनापुर से। कलिंग तो ऑफ कोर्स, करुष, तो ये सारे राज्य महाभारत में भी थे, और ये सारे ही राज्य अर्थशास्त्र के समय भी है, नाम भी वही है। तो द कंटिन्यूटी ऑफ अ सिविलाइजेशन। एनीवेज, और सौराष्ट्र का नाम भी आता है, सौराष्ट्र का नाम भी आता है महाभारत में। और पांच जना और सौराष्ट्र, यहाँ के जो है वो
सबसे कम अच्छे हाथी, तो ये उन्होंने कहा है, एंड दैट इज इट। सो इससे हमारा दूसरा अध्याय भी आज खत्म हो गया। अब बिफोर आई गो इनटू द थर्ड वन, किसी को कुछ कहना है? ये कुछ कुछ चीजें है ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आई थिंक इट्स इजी फॉर मी टू जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि देन हमें और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उसकी बात करने को ज्यादा समय मिलेगा। ओके, ठीक है, तो इफ नो कमेंट्स वी गो ऑन। जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है दुर्ग विधान। दुर्ग मतलब फोर्ट्स, ठीक है, और फोर्ट जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन के लिए जनरली होते हैं। तो फोर्ट्स आप कंस्ट्रक्ट करो, फोर्ट्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअली ये जो है वो एक फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे आप करो, उसका इस अध्याय का वो विषय है कि किसी फोर्ट का आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करो। और इसमें भी चाणक्य बहुत डिटेल में गए कि उसकी रक्षा के लिए कैसे करो। तो रक्षा के लिए फोर्ट के आसपास आप कितनी सारी खाई खुदवाइए, वो खाई को आप या तो पानी से भर दीजिए, या फिर आप मतलब पानी से तो भरिए ही, और उसके आगे आप फेंसिंग कैसे कैसे, वो त्रिशूल, ऐसे नाखून जो बहुत पॉइंटेड नाखून हो, ये सारे अलग अलग अस्त्र शस्त्र, जिससे कोई भी आ रहा हो तो आसानी से आ ना पाए, सुलभता से वो क्रॉस करके आना पाए, ऐसे आप वहां पर प्रोटेक्शन के लिए ये क्रिएट कीजिए। तो एक तो वो मॉड्स, फिर उसके आगे सिक्योरिटी के लिए वो, उसके बारे में बात किया है। फिर विद इन द दुर्ग के अंदर कैसी रचना हो, किस तरीके से सुरंग मार्ग हो, किस तरीके से आप बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाएं ताकि आप वहां से देख पाए कि एनिमीज कौन आ रहे हैं वगैरह, किस तरीके से आप कोशों को बनाएं जिससे किसी को पता ना चले, ढके जो कोषागार आपके जो सारे हैं, जो स्टोर हाउसेज है, जो ट्रेजरीज है, उसको कहाँ पे बनाए, किस तरीके उसको रखे, रास्ते अंदर किस तरीके से हो ताकि हाथी या और रथ है वो कैसे कैसे जा सके, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रकार की बातें जो है उन्होंने इस चैप्टर में की है। अगेन मैं बिल्कुल भी इसमें डिटेल में नहीं जाने वाली, बिकॉज इट्स एक तो वो बहुत टेक्निकल है और मेरा आर्किटेक्चर की समझ मुझे थोड़ी सी कम है, तो मैं कुछ कहूँ और उल्टा सीधा कहूँ, उससे अच्छा स्किप इट। बट प्लीज आप लोग को पढ़ना हो तो अवश्य पढ़िएगा, स्पेशली आपको अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इस सब में रुचि हो तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो प्लीज फील फ्री टू गो डीपर इनटू इट, आई विल स्किप इट। या अच्छा, उन्होंने उसमें इरिगेशन के बारे में भी बात की है कि कैसे आपको जो नदियां या स्ट्रीम्स है वहां से आपको इरिगेशन के लिए पानी निकालना चाहिए, किस तरीके से आपको पानी के स्टोरेज टैंक्स बनाने चाहिए, ठीक है। स्पेशली वो जो मॉड्स आपने बाहर जो खाइयां खुदवाई है ना दुर्ग के बाहर, वो खाइयां जो है वो भी इस तरीके से आप बनाइए कि एक तो आपको प्रोटेक्शन होता है, कोई आसानी से आ ना पाए, और दूसरा आप उसको नहरों की तरह, वाटर स्टोरेज की तरह भी यूज कर सको, और आप वहां से भी आप नहरें निकाले, वहां से भी आप एम्बैंकमेंट्स और इरिगेशन के रूट्स निकाले। तो उसके बारे में भी उन्होंने बात कही, और उन्होंने कहा कि इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा काष्ठ मतलब लकड़ी का आप बहुत ज्यादा उपयोग ना करो, क्योंकि काष्ठ में अग्नि होती है। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए, स्वयं के प्रोटेक्शन के लिए जब आप दुर्ग निर्माण करते हैं तब काष्ठ का उपयोग जितना कम हो सके उतना आपको करना फॉर योर ओन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उसमें और कोई बात है कहने जैसी? नहीं, आई थिंक दैट इज इट। उसका भाई प्रोटेक्शन कैसे करो वगैरह वगैरह इस चैप्टर का। तो इससे हमारा थर्ड चैप्टर भी हो गया। राहुल जी कह रहे हैं कि sometimes it feels unreal, how can one man have so much knowledge and not just superficial knowledge but in depth. Actually very right, राहुल बहुत ही डीप में है, मतलब उन्होंने जितना डिटेल में बताया है ना वो फोर्ट कंस्ट्रक्शन मेरे तो समझ के भी बाहर है, इसीलिए मैं स्किप कर रही हूँ। इसलिए अगर आपको किसी को करना हो तो आप अवश्य पढ़िएगा, बट इट इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग। इनफैक्ट मैं शांति पर्व पढ़ रही थी, शांति पर्व में भीष्म जो है वो नीति शास्त्र की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहला जो नीति शास्त्र का ग्रंथ था उसका नाम था त्रिवर्ग, ठीक है। त्रिवर्ग जो ग्रंथ था वो किसने लिखा, वो लिखा है ब्रह्मा जी ने। और हमने जितना अब तक अर्थशास्त्र में पढ़ा है ना वो उससे ज्यादा, मतलब जो सारे जो टॉपिक्स हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन सारे चीजों का एकदम डिटेल में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। फिर वो ब्रह्मा जी से जो ग्रंथ था वो शिव जी ने लिया और उसको समराइज किया।
फिर शिवजी से वो किसने लिया, इंद्र ने लिया, उसने समराइज किया। फिर इंद्र से शुक्राचार्य ने लिया, उन्होंने बृहस्पति ने लिया, उन्होंने समराइज किया। फिर बृहस्पति से शुक्राचार्य ने लिया, उन्होंने समराइज किया। और इस तरीके से नीति शास्त्र का ग्रंथ आगे बढ़ते जा रहा है, जिसमें आगे चल के हमने देखा कि चाणक्य जो है वो जब शुरुआत में हमने देखा था कि वो अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो मेरे पहले जितने भी नीति शास्त्र के ये प्रबुद्ध गण आए, लोग आए, गुरु आए, उन्होंने जो लिखा है उसी को लेकर कहीं कहीं मेरा मत दे रहा हूँ, और जहाँ शुद्धि बुद्धि करना है वो शुद्धि कर रहा हूँ। सो ये चाणक्य कह रहे हैं। सो आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि उन्होंने ये दिया है। और हमने देखा था कि कई बार ये जब डिस्कशंस होता है कि भार्गव ऋषि ने ये कहा, तो वो बृहस्पत्य स्कूल की भी बात करते हैं, और वो उष्णा ऋषि मतलब शुक्राचार्य, उनके स्कूल की भी बात करते हैं। तो ये हमने देखा था। तो आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि शांति पर्व में ये आता है। बट हाँ, अग्री विथ यू राहुल, इट इज इंडीड वेरी वेरी माइंड बॉगलिंग कि एक मनुष्य इतने डिटेल में एक जन्म में हर एक टॉपिक में कैसे जाते हैं। तो हाँ, पूनम जी कह रही है कि दिस इज ऑसम एंड द नॉलेज ऑफ द कर्म सिमिलर टू द नॉलेज ऑफ सीएम योगी आदित्य। दैट्स ट्रू। एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, दे नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ होलिस्टिक समझ, उनको होनी जरूरी है हर बात में। और मेरे ख्याल से ना वो बुद्धि जो इवन चाणक्य की बात कर रहे हैं कि कुछ कुछ लोग प्राकृतिक तौर पे उनकी बुद्धि अच्छी होती है, कुछ कुछ लोगों को जब समझाया जाए तब वो समझते हैं, और कुछ कुछ लोग फिर भी नहीं समझते। तो जो अच्छे राजा हैं वो प्राकृतिक तौर पर ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको शायद ये सब बातें वैसे ही समझ में आ जाती है। तो एनीवेज, तो इससे हमारा तीसरा अध्याय भी मैंने शॉर्ट में निपटा दिया। वी कैन गेट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, वी हैव टाइम। अच्छा, अंजन कुमार साहू जी कह रहे हैं कैन वी गेट द बुक पीडीएफ इन इंग्लिश। अच्छा, इसका जो है ना वो पीडीएफ इंग्लिश में नहीं है, परंतु अगर आप ऑनलाइन जाओ तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो श्यामा शास्त्री जी का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में उपलब्ध है। द प्रॉब्लम विद दैट इज कि उसमें ना श्लोक बाय श्लोक ट्रांसलेशन नहीं, तो उसमें श्लोक कहाँ और उसका ट्रांसलेशन क्या ऐसा नहीं है, परंतु आप पढ़ सकते हो, उसमें सारा ट्रांसलेशन दिया हुआ है। तो टी श्यामा शास्त्री, यू कैन लुक इट अप, वो आपको इंग्लिश वर्जन मिल जाए। Jay says most Indian forts are made at places that have natural. Thank you, fantastic. That have natural features protecting them, like valley or mountain. But are there canals around them? I thought it was a Western concept. अच्छा, okay. तो actually जय खूब आभार आप पॉइंट रेज करवा माटे। तो इन्होंने जो इस चैप्टर की शुरुआत की है दुर्ग विधान, उसमें भी वो कहते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के फोर्ट्स होते हैं। नेचुरल फोर्ट्स जो होते हैं, देयर आर आर्टिफिशियल एज वेल, बट देयर आर नेचुरल फोर्ट्स। नेचुरल फोर्ट्स कैसे होते हैं? जिस जगह पर आप हो वो प्राकृतिक तौर पर आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन एज देती है। जैसे अगर आप हिल किसी ऐसी जमीन पर हो जहां पर माउंटेन्स हो, पर्वत हो, है ना, तो वहां पर तो पर्वत वाला फोर्ट आ गया। या तो आपके राज्य के यहाँ से नदियां बह रही हो, तो दैट इज योर फ्रंटियर, तो वहां पर आप कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करो दैट इटसेल्फ गिव्स यू प्रोटेक्शन। या तो रण प्रदेश हो, मरु प्रदेश जो हो, दैट इटसेल्फ कैन एक्ट एज अ फोर्ट एंड यू कैन डू सम कंस्ट्रक्शन देयर। तो बेसिकली इट्स अ नेचुरल प्लेस व्हिच गिव्स यू नेचुरल एडवांटेज, और वहां पर आप इस किस्म से फोर्ट्स बना। ठीक है। अच्छा, अब कैनल्स अराउंड ऑफ कोर्स हर जगह पॉसिबल नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि आप अगर रण प्रदेश की बात कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है आपको इस तरीके का प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वहां कुछ और होगा। इन्होंने जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दिया है ना, वो कहते हैं 2 प्रकार के फोर्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं और सबसे ज्यादा सेफ होते हैं राज्य के लिए। एक कौन से, जो पर्वत फोर्ट्स है, जो माउंटेन्स पर है, ठीक है, क्योंकि वहां चढ़ाई करके आना पड़ता है। आभाजी ने शिवाजी की फोर्ट्स, छत्रपति शिवाजी के फोर्ट्स की बात करी, सारे के सारे घाटों पर है, सह्याद्री पर है ना, अधिकतर सारे फोर्ट्स वहां पर है। नेचुरल इंक्लिनेशन आपको मिलता है, वहां पर आप ये खाड़ियां वगैरह कर सकते हो, नेचुरल प्रोटेक्शन कर सकते हो। दूसरा वो नदी फोर्ट्स की बात कर रहे हैं, नदी दुर्ग, कि आपको ऑलरेडी वो नदी वाला प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन करो और वहां पर इस तरीके का प्रोटेक्शन करो। तो पॉसिबली हर एक किस्म के फोर्ट में आप उन्होंने जो कहा है वैसा प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे, कैनल्स वाला प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे, बट देयर माइट बी अदर वेज टू डू इट।
ठीक है. So yeah, thank you so much Jay for talking about this, for raising this point. हाँ, ओके. आभा जी कह रही है कि देयर आर लॉट्स ऑफ टॉक्स. शिवाजी ने अपने जो दुर्ग का जो निर्माण किया था, तो एक्चुअली इसमें पढ़ने जैसा है. आप देखिए, एक अनीश गोखले करके जी करके एक है, हु एक्चुअली हैज बीन टू मर्चेंट नेवी, बट उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है स्पेशली मराठा हिस्ट्री पर. उनकी अभी भी एक पुस्तक आई है जिसमें वो शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करते हैं कि हाउ स्मार्ट शिवाजी वाज इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, और उसमें वो दुर्गों की भी बात करते हैं कि कितने स्ट्रेटेजिकली वो दुर्ग बनाते थे और दुर्गों के अंदर की व्यवस्था कैसी होती थी. तो यू कैन लुक अनीश अप. अनीश के ब्लॉग्स भी है. he's done a lot of work on this part. इंग्लिश में लिखते हैं, तो मराठी में तो बहुत है, बट इंग्लिश में अनीश हैज रिटन व्हिच आई हैव सीन, तो यू कैन चेक इट आउट. ओके, क्या करें, आगे बढ़े? शुड वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर? थोड़ा सा मे भी शुरू करते हैं. शिवाजी माइट हैव रेड अर्थशास्त्र. वेरी ट्रू, पॉसिबल. उनका जो पढ़ाई वढ़ाई में ये आता ही होगा. हमारे सारे राजा जो होते थे, लीडर्स होते थे, सेनापति होते थे, उन्होंने तो ये अवश्य और अवश्य ही पढ़ा होगा. नो डाउट अबाउट इट. ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं. अगला चैप्टर, अगला चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है? ये चैप्टर एक्चुअली काफी बड़ा है. जो थर्ड चैप्टर मैंने लिटरली 10 मिनट में निपटाया, वो चैप्टर काफी बड़ा है, बिकॉज उन्होंने, जैसे मैं कह रही थी, बहुत डिटेल में गया है वो हर एक इसका. 42 वर्सेस है उसमें, 42 वर्सेस इस चैप्टर में. तो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज गो अहेड एंड रीड इट. और उसका अगर आप समराइज करके अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालोगे तो भी नथिंग लाइक इट. ओके, हाँ, भाजी कह रहे हैं कि यस, रामदास स्वामी वाज विद शिवाजी. और हमारे ऋषि मुनि तो थे वेरी वेरी लर्नड इन सब चीजों में. ओके, आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 100, दुर्ग निवेश. अच्छा, ये जो अध्याय है, ये अब दुर्ग के अंदर कैसा डिजाइन होना चाहिए. अब तक तो प्रोटेक्शन की बात थी, कंस्ट्रक्शन की बात थी, ठीक है. अब उसके अंदर दुर्ग का एक एस्पेक्ट तो लोग है ना, बिकॉज आपने एक सिटी बनाई है, फोर्ट सिटी जैसा आप बनाया जिसका आपने प्रोटेक्शन, फोर्ट आपका या तो नेचुरल प्रोटेक्शन है या तो आपने कंस्ट्रक्ट किया. तो उसके अंदर आपका जो सिटी है, जो नगर है, उसकी व्यवस्था कैसी हो, इसके बारे में चाणक्य बात करते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये भी बड़ा चैप्टर है. तो पहले तो वो कहते हैं कि हर एक राज्य में 3 बड़े हाईवेज होने चाहिए, गोइंग अक्रॉस, पूरे राज्य के अक्रॉस. जो हम नेशनल हाईवेज की आज बात कर रहे हैं, वो वही नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं. देयर हैव टू बी 3 बिग नेशनल हाईवेज क्रॉसिंग अक्रॉस. आपको कहीं से भी जाना, ठीक है. फिर वो कह रहे हैं कि हाँ, नेशनल हाईवेज और छोटे छोटे हाईवेज वगैरह होने चाहिए, छोटे छोटे रोड्स टू कनेक्ट डिफरेंट. जो उन्होंने बात करी थी ना कि 10 गांव मिलके एक आपका यूनिट होता है, फिर 200 गांव मिलके एक दूसरा यूनिट होता है जिसका एक रेवेन्यू कलेक्शन हेड होता है वगैरह. तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग रोड्स, हाईवेज चाहिए, जिसकी वो शुरुआत में बात करते हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि एक जो नगर है, वो उसमें बहुत किस्म के लोग रहते हैं. चतुर्वर्ण, 4 वर्णों के लोग तो रहते ही हैं, पर वो सारे प्रोफेशंस भी विद इन दैट अलग अलग है. उसके अलावा भी आपको स्टोर हाउसेस चाहिए, ट्रेजरी चाहिए, रथ वथ रखने के लिए जगह चाहिए, क्रिमेशन ग्राउंड चाहिए. जो आपके फॉरेन से लोग आते हैं, जो ट्रेडर्स आ रहे हैं, उनको रखने के लिए, जो मर्चेंट गाइड्स हैं आपके, उनके लिए चाहिए. तो ये आप सब कैसे करो, है ना. तो उसका उन्होंने एक, अगेन इट्स जस्ट फैसिनेटिंग, उन्होंने पूरा सिटी डिजाइन दिया हुआ है. हम जो अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन की बात करते हैं, तो दिस इज प्रीटी मच अर्बन प्लानिंग दैट ही हैज डन. ठीक है, इट्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्या व्यवस्था किस तरीके से करो. तो उसके लिए बहुत सारे श्लोक है, बट उसको थोड़ा सुलभ करने के लिए ना मैंने एक स्लाइड बनाई है. तो आई जस्ट ओपन दैट स्लाइड अप.
Give me a minute. आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? या ओके, ठीक है। तो हाँ, तो वो कहते हैं कि राजा का जो महल है, राजा का महल उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में, अगर आप सेंटर से देखो तो एटलीस्ट 9th पार्ट टू द नॉर्थ, पीछे की तरफ आपको राजा का महल होना चाहिए। अब 9th पार्ट जाने दीजिए, एग्जैक्टली मुझे भी वो क्लियर नहीं है, बट बेसिकली नॉर्थ में राजा का पैलेस है। फिर वहां से क्या, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ का जो ईस्ट भाग है वहां पर कौन रहे, आचार्य, पुरोहित, अध्यक्ष, वो सारे, राजा का जो हवन करने की जगह है, जो पानी की जगह है महल के लिए जो चाहिए हो, जो वो सब आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राजा के पैलेस के ईस्ट की तरफ हो। फिर ईस्ट ऑफ साउथ, जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ साउथ, जो किचन, जो बेसिकली यहाँ पे राजा का खाना बनता है, जो हाथियों के स्टेबल्स है, जो कोष है, कोष्ठागार जो सारे हैं, जहाँ पे धन धान्य भी रखा जाता है, ट्रेजरी रूम्स है। एक्चुअली 2-3 जगह पे ट्रेजरी रूम्स का आता है। कोष्ठागार इज बेसिकली जहाँ धन धान्य रखा जाए, वो सारा जो है वो भी ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ में आप रखोगे वहां पर। फिर फर्दर ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में ये आ गया, नॉर्थ साउथ, फिर फर्दर ईस्ट, और उसके पीछे की ओर जो क्षत्रिय है वो वहां पर रहेंगे, जो सारे क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, जो गंध, परफ्यूम्स का काम करते हो, माला वगैरह फूलों का बनाते हो, धान्य शॉप्स, जो धान्य की दुकानें हो, ग्रोसरी स्टोर्स हो, है ना, जहाँ धन धान्य की दुकानें हो, दूध की जो दुकानें हो, जो शिल्पी, जो आपके चीफ आर्किटेक्ट्स हैं, आर्टिसंस है, वो सब ईस्ट में रहेंगे, फर्दर ईस्ट, ठीक है। फिर साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से और नीचे, वहां कौन रहेगा, वहां पे क्या होगा, आपके और स्टोर हाउसेस है, जहाँ पे आपकी रिसोर्सेज है, जैसे द्रव्य, किसी फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह वगैरह, ये सारा हो, वो वहां पर हो। फिर आपका जो अकाउंटिंग ऑफिस है, जहां पर आप बुक कीपिंग करते हो, क्या आया क्या गया वगैरह वगैरह, है ना, वो अकाउंटिंग का हम अगली बार देखेंगे। सारे आर्काइव्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो रखने की जो जगह हो वो आप वहां पर रखेंगे। फिर साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ के वेस्ट में, वहां पे आपकी आर्मरी, जो आयुध आगार है, जहाँ पे आप आर्मरी, आपका सारे शस्त्र रखे, उसका वहां रखोगे। बाकी सारे जो मेटल्स हैं, जो खनिज है, उसके स्टोर हाउसेस वगैरह आप वहां रखोगे, कास्ट वुड वगैरह आप संभाल कर उस तरफ रखोगे। साउथ में फिर और कौन, जो ग्रेन डीलर्स है, जो धान्य, जो वैश्य है बेसिकली, ठीक है, जो धान्य का काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, कर्मांत कर जो मैं कह रही थी, जो फैक्ट्री में काम करते हो, जो आपके सेनापति वगैरह हो। वैसे तो आपने कहा कि क्षत्रिय वहां रहेंगे, पर आपके जो सेनापति या कोई है, वो सारे साउथ में रहेंगे। जो वैश्य गण जो है वो सारे साउथ में रहेंगे। रूप जीविका है, जो प्रोस्टिट्यूट, जो गणिकाओं के घर होते थे, वो भी आप साउथ में रखोगे। जो म्यूजिशियंस, वो सब सारे साथ ही जाते हैं, नट नाटक करने वाले, संगीत वाले, उन सबको आप साउथ में जगह दोगे। और साथ ही सुरा और मांस और मीट और इसका जो शॉप्स हैं, अल्कोहल के शॉप्स हैं, वो सारे आप साउथ के अंदर रखेंगे। फिर वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ में क्या होगा, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज आपकी जो है, जो ऊंट और खच्चर, उनके जो स्टेबल्स हैं, वो आप वहां पर रखोगे। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये और ऊंचा जा रहा है ना, ये साउथ का वेस्ट, और वेस्ट ऑफ साउथ आप वैसे देखो उसको, आप ना नॉर्थ, उसको आप 9x9 में आप करके देखिए, ठीक है, थिंक ऑफ इट एज 9x9, देन इट विल मेक मोर सेंस कि ये नॉर्थ ऑफ साउथ और ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या फर्क है। तो वो सॉरी, साउथ ऑफ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ, इसका क्या फर्क है वो आप थोड़ा सा, तब यू कैन प्लॉट इट ओवर। तो एक्चुअली 5x5 का होगा वो। एनीवेज, गिव इट अ शॉट। तो वो कह रहे हैं वेस्ट और साउथ में वर्कशॉप्स वगैरह, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, मतलब वेस्ट और उसकी तरफ ऊपर
जो आपके चैरियट्स, रथ वगैरह। अच्छा, अब आप देखिए वापस आप नॉर्थ की तरफ चले गए, है ना, वहां राजा है। अब राजा का रथ वथ जो भी होगा रखने का, वो आप उसे बहुत दूर तो नहीं रखेंगे, आपको रखना तो होगा पैलेस के पास ही, जो आपके राजा का पैलेस है उसके आसपास ही कहीं रखना होगा। तो वो भी अभी आप नॉर्थ में जा रहे हो रखने के लिए। फिर वेस्ट में, फर्दर वेस्ट में कौन रह रहा है? पश्चिम की ओर जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, जो कारीगर है, जो लोग ऊन विच इज वुल, सूत्र, यान, जो कपड़ा का काम करते हो, बाम्बू का काम करते हो, लेदर चमड़े का काम करते हो, शील्ड्स वगैरह बनाते हो, वेपन्स वगैरह बनाते हो, ये सारे जो लोग हैं वो सारे वेस्ट में रहेंगे। फिर नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा? जो दवाइयों औषधियों की दुकानें हैं और कुछ वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह रिलेटेड टू मेडिसिन, वो सब आपका नॉर्थ वेस्ट में होगा। फिर वापस अब नॉर्थ ईस्ट की बात आ रही है, वहां क्या होगा? जो ट्रेजरी, जो आपकी प्रॉपर रॉयल ट्रेजरी है, आपके पशु वगैरह हैं, स्पेशली गाय, वो सब आपके नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। अश्व जो है वो सब नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। और एकदम नॉर्थ में हमने एक तो देखा था कि राजा का घर है नॉर्थ में, है ना, और राजा के घर के आसपास जो ब्राह्मणों का घर है वो या तो उनके पीछे या उस एरिया में होगा। जो जो कुल दैवत राजा के या उस नगर के देवता जो है, उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो सारे भी वहां पर रहेंगे इन द नॉर्थ। उसके अलावा जो प्रेशियस स्टोन, जो रत्नों में, रत्नों और गोल्ड, सोने का जो काम करते हो, गोल्ड स्मिथ वगैरह जो रत्नों का काम करते हो, वो भी सारे नॉर्थ में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट चाणक्य हैज सेड कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे करें। ठीक है, जय सेज वास्तुशास्त्र हैज बीन अप्लाइड हियर। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ये बात चाणक्य स्वयं कहते हैं। तो लेट मी गो टू दैट लाइन। श्लोक नंबर 9, पेज नंबर 100। ये व्यवस्था देने से पहले वो कहते हैं कि कैसे प्रवीरे वास्तुनि राजनिवेश चातुर्वर्ण वर्ण अर्य समाज जीवे। ऐसे स्थान पर राजनिवेश हो जो सभी चारों वर्णों के लिए जो भूमि अच्छी हो वास्तु के हिसाब से, ऐसी भूमि जो वास्तु के हिसाब से सभी लोगों के लिए अच्छी हो, वैसे वहां पर राज का निवास हो। ठीक है, और फिर आगे वास्तु हृदयात उत्तरे नवभागे, और वास्तु के हिसाब से, सब कुछ वास्तु के हिसाब से। वास्तु का अगर आप वो जो वास्तु का मनुष्य बनाते हैं ना, देयर इज अ वास्तु का चिन्ह, जो 8 जो आपका स्क्वायर हो उसमें वास्तु का मनुष्य बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि वास्तु के मनुष्य के को लेकर जो 9वां भाग नॉर्थ है, वास्तु पुरुष, करेक्ट, थैंक यू रोहित, वास्तु पुरुष जो है उस वहां से जो 9वां भाग नॉर्थ है वहां पर आप राज्य महल बने वास्तु पुरुष के हिसाब से। तो ये सारे उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि क्यों कुछ साउथ में है, क्यों कुछ वेस्ट में है, क्यों कुछ नॉर्थ ईस्ट में है, क्यों कुछ ईशान्य में है, कहीं क्यों कुछ प्रतीची में है, क्यों कुछ उदीची में है, इस सबका लॉजिक है वास्तु के हिसाब से। ठीक है, अब इफ समबडी नोज वास्तु, आप लोग ये देख सकते हो और आप आगे शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्या ये वास्तु के हिसाब से ठीक लग रहा है क्या। एक्चुअली जय ने कहा है साउथ ईस्ट इज अग्निकोण एंड दैट्स वेयर किचन इज सपोज्ड टू बी। तो वहीं पर किचन है। ईस्ट ऑफ साउथ की बात कही ना, ईस्ट ऑफ साउथ में किचन की बात कही। नॉर्थ ईस्ट इज ईशान्य कोण वेयर दे हैव इष्ट देवता एंड गुरुजन। ईशान्य तो शिव का जो आता है, तो दैट्स वेयर दे हैव गुरुजन। तो थैंक यू सो मच जय फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। और हाँ, ये सारा वास्तु के हिसाब से, दैट इज हाउ द अरेंजमेंट हैज बीन डन। तो आप देखिए ये नीति शास्त्र वगैरह, तो मुझे हमेशा यही बात का इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत एडहॉक नहीं है। हम अगर मेडिसिन की बात करें, है ना, वैद्य की बात करें, उपचार की बात करें, तो उसमें आयुर्वेद आता है। हम अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग की बात करें तो वहां पर वास्तु आता है। नीति शास्त्र तो है ही, नीति शास्त्र में भी कितने सारे जो जैसे मैंने कहा शांति पर्व में भी नीति शास्त्र की बात आती है। तो ऐसे बहुत जो हमने ये देखा था रामायण का जो 100वां अध्याय अयोध्या कांड का, वो तो पूरा नीति शास्त्र पे ही है ना, कि आप कैसे मंत्रियों की नियुक्ति करो, कैसे मंत्री हो आपके वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो है ये उसमें भी देयर वर पार्ट्स ऑफ इट।
महाभारत में तो खैर बहुत सारी जगहों पे अपार्ट फ्रॉम शांति पर्व ऐसे। तो एंड इसमें हम देख रहे हैं कि वास्तु के भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, इसमें आयुर्वेद के भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे, हम जैसे जाएंगे वहां पर वो जो मेडिसिन और उस सब की बात होती है ना, अथर्ववेद के जो कुछ कुछ उपचार हैं उसकी भी बातें आती है। तो दिस इज ऑल सो क्लोजली लिंक्ड. It is not a reductionist view of things. It's a very holistic view of things, which all has been brought together in this one text of नीति शास्त्र. और वैसे देखा जाए तो सभी आता है ना, जब हम जीवन जीते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, all this has to be a part of it. तो ओके जी, पूनम जी आपको कुछ कहना है? सॉरी अभी जी, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी सिर्फ अंदाजा है, क्योंकि उस टाइम की जियोग्राफी नहीं मालूम थी, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन इंडिया की कुछ जियोग्राफी, कुछ क्लाइमेटोलॉजी हम समझते हैं। ऐसा नहीं लग रहा जो जिन्होंने भी वास्तुशास्त्र लिखा है तो बहुत देर से चल रहा है, चाणक्य जी से पहले से। तो जो राजा के घर का, जो ऐसा लग रहा है कि जो क्वाइटर इंडस्ट्रीज थी, जो ट्रेजरीज थी, जो अच्छी वो थी, जैसे परफ्यूम हमने उसमें डाला है, परफ्यूम वगैरह, वो राजा के नजदीक थी, उनके रेजिडेंट के। जो नॉइजी और मोर पोल्यूटिंग थी वो दूर जाती जा रही। तो वास्तु प्रोबेबली, वास्तु खाली देवताओं पर तो नहीं आधारित था, वो और भी चीजों पर आधारित था, ऐसा हमें लग रहा है। हम गलत भी हो सकते हैं जी। वास्तु देवताओं पे आधारित का क्या अर्थ है? देवताओं पे आधारित जैसे बोलते हैं ना, ये ईशान कोण है, ये जो भी है, जो डायरेक्शंस है, वो तो प्रत्येक डायरेक्शन के एक अधिपति देवता है, विच इज डिफरेंट, ठीक है, विच विल क्वालिटी ऑफ दैट डायरेक्शन। कोई देवताओं पे आधारित वास्तु नहीं है, वास्तु है। लेकिन ये जो है, ये हमें ऐसा लग रहा है उन्होंने विंड डायरेक्शंस और सन डायरेक्शंस की लाइट कहाँ से आती है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किया है। क्योंकि पहले हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अभी जब हम देखते हैं ना कि कौन सी इंडस्ट्री, बिकॉज आफ्टर ऑल ज्वेलरी इंडस्ट्री, परफ्यूमरी, दीज आर इंडस्ट्रीज, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो बहुत खुशनुमा थी, जो उसको राजा की तबीयत को आनंदित रखती हो, अगर उसका कुछ असर वहां पहुंचे तो, वैसे तो इतने बड़े महल में, इतने बड़े परिसर में उसका आवाज जाने का सवाल नहीं उठता, लेकिन खुशबू तो हवा से उड़ के जाएगी ना। हाँ, अभी वो तो नगर नगर की साइज पे भी डिपेंड करेगा, बट हाँ, यू हैव अ पॉइंट देयर। ऐसा लगता है, हम गलत भी हो सकते हैं, आई कुड बी रॉन्ग ना। वास्तु जो है वो तो इन्हीं सारी, सब कुछ प्रकृति पर ही डिपेंडेंट था, तो प्रकृति का बेस्ट उपयोग किस स्थान पर किस तरीके से हो सके। I just mentioned because I felt it sounded like that. No, I'm glad you mentioned it. Thank you so much. Anybody else wants to say anything? और किसी को कुछ कहना है इस पॉइंट पे? राहुल जी, इसके बारे में अभी तो कोई प्लान नहीं है, जो भी होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, ठीक है, आई थिंक वी कैन क्लोज हियर देन, क्योंकि अगले टाइम पे इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। ये चौथा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, और भी बातें हैं उसमें, दैट वील टेक इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अगली बार हम ये चौथा चैप्टर खत्म करके 5वें की शुरुआत करेंगे। तो आभा जी कह रहे, स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज लिविंग एस्थेटिकली एंड डूइंग एवरी टास्क परफेक्टली विद फुल अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट इज गुड इनफ फॉर कर्म करने वाले मनुष्य। Living in sync with environment is living aesthetically. Beautiful, very true. Could you please repeat how we can create a grid? हाँ, अच्छा, तो राजेश्वरी जी मैं कह रही थी कि उसमें ना आपने देखा, मैं देखो वापस दिखाती हूँ, इसमें किस तरीके से हम जनरली क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसमें उन्होंने इन एडिशन टू दैट और भी कहा है, उन्होंने ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ, इसकी भी बात कही है। तो एक्चुअली 12 की बात कही है उन्होंने, और ये सॉरी 4 और 4 8 प्लस
और 4, 12 की बात करिए, तो आप उस तरीके से ग्रिड बनाओ। ये मैं कह रही थी, मतलब वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, दोनों कैसे आएगा, इट विल बी ऊपर नीचे, है ना, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ वेस्ट, इट विल बी ऊपर नीचे। तो मैं उस तरीके से ग्रिड बनाने की बात कर रही थी कि जस्ट गोइंग बियॉन्ड, कि आप अगर स्क्वायर में देखो तो किस तरीके से आप फिट कर पाओगे साउथ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट ऑफ साउथ, इसको, इसके लिए मैं कह रही थी। दैट सेड, ऐसा थोड़ी है कि एक लाइन में सब होगा, है ना, लाइन, एक लाइन में तो नहीं होगा, आगे पीछे होगा, बहुत बड़ी जगह है। तो बेसिकली वी थिंक ऑफ इट एज वेस्ट डायरेक्शन, व्हाटएवर इज नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ विल कम वेस्ट के ऊपर की तरफ, व्हाटएवर इज वेस्ट साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट विल कम वेस्ट के साउथ की तरफ, वेस्ट की नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको इतना भी हम समझ लें तो ठीक, दैट्स गुड। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, thank you. हाँ, लोकेश कुमार जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि he may not have been an expert, but he understood what's best and brought the resources together. Perfect. In fact, वो स्वयं भी ये बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने वो जो भीष्म की जो बात कही, भीष्म पितामह की, वो कह रहे हैं कि ये सारा पहले ब्रह्मा जी ने लिखा, जो बहुत एक्सटेंसिव था, और वो कंसाइज होते 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 आगे आया, है ना। तो इसका अर्थ चाणक्य को कोई वास्तु में 100% एक्सपर्ट होना चाहिए ऐसा नहीं है, बट नोइंग एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ इट, कि उतना तो रहा ही होगा, बिकॉज वो नीति शास्त्र में भी पढ़ाया जाए। क्योंकि आज जो भीष्म पितामह अभी जो बात कर रहे हैं उसमें ये सब बात आती है कि दुर्ग का कंस्ट्रक्शन कैसे करो, दुर्ग के अंदर नगर का की स्थापना कैसे करो, ये सब उसमें आता है। तो हाँ, सो व्हाट चाणक्य हैज डन, एज ही हिमसेल्फ सेड, कि मेरे पहले ये सब लिखा गया है, मैं सब वो कंपाइल करके ला रहा हूँ, और उसके ऊपर मुझे जो टिप्पणी लग रही है वो भी मैं कर रहा हूँ। क्यों? राज्य पालने, राज्य पालन के लिए और संभालने के लिए। हाँ रोहित। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन अमी जी, वो जो ईस्ट साउथ एरिया है ना, तो जहाँ पर किचन है और ट्रेजरी है, आई थिंक लास्ट सेशन में ही हमने कवर किया था कि चाणक्य बोलते किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपका किचन कहाँ पर है और आपकी ट्रेजरी कहाँ पर है, और वहाँ पर एलिफेंट्स भी है, यानी आर्मी भी रहेगी वहाँ पर, एंड स्टोर हाउस भी है, तो वेपन्स का स्टोर हाउस भी होगा। सो क्वाइट पॉसिबली इट वाज अ हेवीली गार्डेड एरिया जहाँ पर सिविलियंस को अलाउड नहीं था। सब नेवी नगर और ऐसे एरियाज होते हैं ना, वैसे पॉसिबल ये किचन भी जो है वो एक किचन हो, पैलेस का किचन, ठीक है, राजा के अलावा खाने वालों का, और जो राजा का किचन हो वो और कहीं हो, ये भी पॉसिबल है ना, जो उन्होंने क्लियरली बताया ना। तो पॉसिबल, ये सबको मालूम हो, पैलेस का तो चलते रहता है ना, क्योंकि हमने जो महाभारत में भी देखा था, इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग खाते हैं पैलेस किचन में, तो वो अपना एक होगा जो यहाँ पर होगा, और राजा का जो है वो अलग से भी होगा, जो जहां पर किसी और को अंदर जाने की का परमिशन भी ना हो और किसी को मालूम भी ना, so that is also possible. करेक्ट। ठीक है, ओके जी, तो अपन प्रार्थना करते हैं। आज कौन बोलेगा प्रार्थना?